टॉपिक है जलवायु, और जलवायु के संबंध में कल भी हमने बात की थी और आज फिर से बात कर रहे हैं कि जलवायु, और इसी के साथ में हम लोग इसमें दो बातें पढ़ते हैं, जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम, और इन दोनों में क्या अंतर है, इनकी क्या परिभाषा है, और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसकी बात आज की क्लास में करेंगे। और डिटेल हम लोग इसके बारे में करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगर हम लोग एक ही लाइन में कहें कि भारत के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कैसी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। तो ये उष्ण कटिबंध कहां पे पाया जाता है? आप लोगों को जब मैंने अक्षांश देशांतर पढ़ाए थे तब भी मैंने कहा था कि अक्षांश जो है इनके आधार पर तापीय कटिबंधों का निर्धारण होता है। हमने लिखा था ना, तापीय कटिबंधों का निर्धारण मतलब ऐसे क्षेत्र जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में है, यानी कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ का जो क्षेत्र 23.5 का, यहां पर सूर्य की हमेशा लंबवत स्थिति रहती है। इस कारण से ये क्षेत्र कैसा होता है? उष्ण, यानी कि गर्म होता है। इस कारण से इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। एक बार मैं यहां पर उसका कटिबंध के बारे में आपको एक बार बता देता हूं, फिर वापस से आते हैं यहां। अब देखो, जैसे हम लोग ग्लोब के ऊपर बात करते हैं, ये स्टार्टिंग बेसिक चीजें हैं, हालांकि आप लोग बहुत बार इन चीजों को पढ़ चुके होंगे, फिर भी यहां मैं वापस से बता दूं। ये कौन सा 0 डिग्री, और ये कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। इसके बाद में 45 डिग्री। एक्चुअल में पहले जो ये जो क्षेत्र था इसको संयुक्त रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय कहते थे, 66.5 से 23.5 के बीच। लेकिन वर्तमान में जो कटिबंधों का निर्धारण है उसके अंतर्गत इसको एक नए कटिबंध के रूप में स्थापित कर दिया है, जिसको हम लोग समशीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र कितना है? 45 डिग्री। दोनों तरफ की बात करेंगे, यहां पर है ये 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां से 66.5, कई बुक्स में वैसे लिखता इसको 60 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये है 66.5 नॉर्थ, और ये 66.5 साउथ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री साउथ, ठीक है। आप लोगों ने अक्षांश के बारे में कहा तो आपने कहा कि दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? कटिबंध, और अंग्रेजी में कहते हैं जोन कहते हैं। यही कहा था, किन्हीं दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर चाहे हम लोग यहाँ 0 से 23.5 के बीच में बात करें, चाहे 1 से 2 के बीच बात करें, उस क्षेत्र को हमेशा कटिबंध ही कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर इस जगह पर बात करते हैं तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा कि सूर्य की स्थिति एक वर्ष में कितने बार परिवर्तित होती हैं? 4 बार। कितने बार? 4 बार। और सूर्य की स्थिति में बदलाव का कारण यही है कि यहां पर हमारे यहां ऋतुओं में बदलाव आएगा। पृथ्वी के ऊपर जब ऋतुएं बदलती हैं तो इसका ये किसके कारण से? सूर्य की स्थिति में बदलाव के कारण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किधर झुकी हुई है? पूर्व में या पश्चिम में? पूर्व में झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका कोई हमारे पास में फैक्ट नहीं है। सभी ग्रहों की अपनी है वो अलग अलग झुकाव है, सभी ग्रहों का अपना झुकाव है, अलग अलग है। और जिस तरह से हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री है, उसी प्रकार से जो मंगल ग्रह है वो लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है। इसी कारण से हम कहते हैं कि मंगल ग्रह के अंदर है वो पृथ्वी के जैसी जलवायु परिघटनाएं हमें वहां पर मिल सकती है। वहां पर भी वायुमंडल के होने के आसार हैं, संकेत हैं। इस कारण से तो ये किसी कोई इसके बारे में नहीं बता सकता कि क्यों झुकी हुई है। हाँ हाँ, बैठे बैठे बता, पूछ लो अपने।
घूमने का आभास इसलिए नहीं होता है कि आपके पास में जो टेबल रखी हुई है ना, इसको या ये हो कहिए ये थोड़ी छोटी है टेबल, थोड़ा सा बड़ा कोई आपके पास प्लेटफॉर्म हो, बड़ा सा गत्ता हो, ठीक है, उसके ऊपर आप एक चींटी को बिठा दीजिए, आप उसको घुमाते जाइए, चींटी को क्या पता चलेगा? हम इस पृथ्वी के ऊपर इतने बड़े उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस चींटी से कई 100 गुना छोटे हैं, ठीक है। इस कारण से हमें आभास कभी होगा ही नहीं। आभास कब होगा? ढंग वाला जब लगेगा ना भूकंप का, तब। वैसे आभास नहीं होगा। जब भूकंप लगता है तो हमें आभास होता है। और प्लेटें वैसे गतिशील हैं, प्लेटें गति कर रही हैं, लेकिन हमें फील नहीं होता है, क्योंकि एक तो उसकी स्पीड कम होती है और दूसरी बात यह है कि वो एक बहुत बड़ा दृढ़ भूखंड होता है, इस कारण से हमें नहीं पता चलता। और रही बात इस पृथ्वी की, स्पीड बहुत ज्यादा और क्षेत्र बहुत बड़ा भूभाग है, इस कारण से। और इसका आभास अगर आपको बड़े पैमाने पर अगर पता करना हो तो जो लहरें आती हैं समुद्र के अंदर, जो तरंगें चलती हैं, लहरें चलती हैं, वो पृथ्वी के इस घूर्णन और इन गतियों के कारण ही चलती हैं। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो इसी कारण से वो लहरें हैं वो बनती है, गतिशील होती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जलीय भाग है, इस कारण से। और ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिकली अगर अपने घर के आसपास में अगर इस बारे में समझना हो तो आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं गांव के अंदर जो पानी का बड़ा जो होद बना होता है, आप महसूस करना उसके अंदर एक छोटा जो उसके पेंदा है, पेंदे के अंदर एक छोटी सी जगह जाकर कचरा सारा इकट्ठा हो जाता होता है, देख लेना। और वो लोग है ना हमेशा उसके अंदर नीचे की और एक छोटा सा गड्ढा बना के रखते हैं, मतलब एक उसमें भी छोटी सी एक इतनी सी जगह बना के रखते हैं और ज्यादा नीची, ताकि घूमता हुआ पानी उसमें भी घूमता है, वो घूमता हुआ पानी है उसमें कचरा इकट्ठा कर दे। तो वो क्यों होता है? इस पृथ्वी की गति के कारण होता है, ठीक है। वापस आओ इधर। तो सूर्य की स्थिति है वो एक वर्ष में 4 बार बदलती हैं। महीने कितने? तो कितने कितने महीनों में बदलेगा? कितने कितने में? 3-3 में, ठीक है। कैसे? देखो, पहली बार सूर्य जब भूमध्य रेखा पर होता है, तो मैंने आपको कहा था भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य की स्थिति जब भूमध्य रेखा पर होती हैं तो इसकी जो किरणें हैं दोनों गोलार्धों में समान रूप से पड़ती हैं, और इस कारण से दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि एक बराबर होती है, समान होती है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। इस भूमध्य रेखा से अगर थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तब भी है वो मिसबैलेंस हो जाएगा, थोड़ा सा भी नीचे आएगा तब भी मिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये कंडीशन केवल और केवल कहां होती है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर। इसी कारण से इस कंडीशंस को कहा जाता है विषुव। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और ये ओनली ऑन 0 डिग्री पे और कहीं नहीं, इस कारण से इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। तो अब देखिएगा पहली कंडीशन कब होती है कि पहली कंडीशन के दौरान जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो वो तारीख है कितनी? मार्च 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य है वो पहली बार विषुव की कंडीशन में आता है, पहली बार विषुव की स्थिति में होता है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। इसके बाद में सूर्य जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो हम कहेंगे उत्तरायण। क्या बोलते हैं? उत्तरायण बोलते हैं ना। उत्तरायण का मतलब क्या है? सूर्य का उत्तर में प्रवेश करना। और सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने लगती है और वो अधिकतम उत्तर में कब आएगा? अधिकतम उत्तर में आएगा इसके कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। 21 जून को सूर्य की स्थिति कहां पर होगी? कर्क रेखा पर होगी। कहां होगी? कर्क रेखा पर होगी। और इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि कर्क रेखा पर होगी, इसका मतलब है कि हमारे यहां पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां कब शुरू होती हैं? मार्च से शुरू हो जाती हैं। मार्च से जून तक अच्छी वाली गर्मी पड़ती है, ठीक है। फिर वापस से आप लोग देखते हैं कि यहां पर अपने यहां वर्षा का जो मौसम आ जाता है ना, तो उस दौरान है वो जून से लगाकर सितंबर तक का जो काल है वो अपने भारत के संदर्भ में मानसूनी वर्षा का समय रहता है ना। तो इस दौरान है वो वर्षा की अवधि आएगी। और साथ ही साथ सूर्य तो है अपनी स्थान पर कहीं स्थिर रहेगा नहीं, वापस से नीचे आएगा, क्योंकि उत्तर में कभी भी कर्क रेखा को पार करके ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और न ही मकर रेखा के ज्यादा नीचे जाएगा, यहां पर इसका फिक्स है। फिर वापस से सूर्य की गति है वो दक्षिण की ओर होती है और ये वापस से 3 महीने बाद में, यानी कि जून के बाद में कब? सितंबर में। तो 23 सितंबर को
23 सितंबर को सूर्य पुनः विषुव की स्थिति बनाता है और वर्ष में ऐसी कंडीशन कितने बार बन रही है? 2 बार बन रही है। ठीक है, अब वापस से सूर्य की स्थिति सितंबर के बाद कहां होगी? कहां पर? मकर रेखा की तरफ लंबवत होगी, यानी कि दक्षिणायन हो रहा है। और सूर्य इस तरह से दक्षिणायन होने की कंडीशन में सबसे अधिकतम दक्षिण के अंदर कब जाएगा? इसके अगले 3 महीने बाद, यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य कहां चला गया? मकर रेखा पर। और जैसे ही सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हुई, अपने यहां से जो पवनें थी, जो कि दक्षिण पश्चिम पवनें चलती थी, जो गर्मियों में चल रही थी 6 महीने, उन्होंने अपनी दिशा को बदलकर उत्तर पूर्व कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने यहां पर? जो मानसून का प्रत्यावर्तन जिसको कहते हैं, मानसून का लौटना, या उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें जिनको कहते हैं, जो शीतकाल में चलती हैं, वो इस प्रकार से चलेंगी। तो वो क्यों? क्योंकि सूर्य किस ओर गया है? दक्षिण की ओर गया है। तो ये मानसूनी पवनों का सिस्टम ही यही है। गर्मियों में या 6 महीनों में तो चलेगी कहां से? 6 महीने तो ये चलेगी, इसकी जो कंडीशन रहेगी वो दक्षिण पश्चिम में रहेगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलेगी। और अगले जो 6 महीने रहेंगे उस दौरान ये है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेगी। और यही मानसूनी पवनें हैं जिनको एक प्रकार की अस्थायी पवनों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये अब वापस से इस तरह से ऋतुएं भी बदलेगी। तो अब आप लोगों को इसमें कटिबंध के बारे में बताने जा रहा था, वो सुनिए। कटिबंध, तो आपने ये देखा कि सूर्य है वो इस क्षेत्र में कर्क और मकर रेखा के बीच में ही बार बार है वो दोलायमान हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। इसके ऊपर नीचे और ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं हुआ, तो इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत ही रहेगी। तो इस कारण से यहां गर्मी सबसे ज्यादा होगी, और गर्मी ज्यादा होती है मतलब तापमान अधिक होता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध कहेंगे। तो याद रखिएगा, सामान्यतः कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाएगा। उसके बाद में यहां से यानी कि 23.5 से 45 के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर इससे थोड़ी सी गर्मी है क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इधर से उत्तर और दक्षिण में जैसे जैसे आगे की ओर जाएंगे, वैसे वैसे सूर्य की किरणों में तिरछापन बढ़ता जाएगा, निरंतर बढ़ता जाएगा। और सर्वाधिक जो तिरछापन है वो ध्रुवों पर रहता है। इस कारण से ध्रुवों पर सीधी किरणें न पड़ने के कारण वर्ष पर्यंत है वो बर्फ जमी रहती हैं, और 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां होती है। अब देखिएगा, ये जो क्षेत्र है उष्ण से थोड़ा कम गर्म, यानी कि उपोष्ण कटिबंध। कैसा कटिबंध है ये? उपोष्ण कटिबंध कहलाएगा। दोनों ही गोलार्धों में इसकी स्थिति है वो यही रहेगी, 23.5 से 45 के बीच। अब वापस से आप आइएगा, 45 से 66.5 का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। दोनों तरफ यहां क्या कहते हैं इसको? शीतोष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर का जो भाग है वो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, जो शीत होता है। इस कारण से शीत से थोड़ा नीचे, थोड़ा कम शीतोष्ण हुआ। अब इस तरह से हम लोगों ने यहां पर देखा, ये पृथ्वी के ऊपर प्रमुख कटिबंध है। तो इस आधार पर आप लोग पता कर सकते हैं कि भारत की स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से कटिबंध आएंगे? उष्ण और उपोष्ण। क्यों? क्योंकि भारत का आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में है और आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। इस कारण से भारत के अंतर्गत प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें तो भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्षा की मात्रा, अलग अलग क्षेत्रों में तापमान अलग, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये जो जलवायु की अलग अलग हम लोगों को कंडीशंस दिखती हैं, इन सबको हम लोग सम्मिलित रूप से इस जलवायु के अंतर्गत पढ़ेंगे। और आप लोग देखेंगे वो भारत का हिस्सा जहां पर न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र, जो कि आप लोग सम जैसे क्षेत्रों को वृष्टि शून्य क्षेत्रों के रूप में पढ़ते हैं, जहां पर 5 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। वहीं भारत का एक और जो पूर्वी छोर है, जहां पर आप लोगों ने मासिनराम
चेरापूंजी आदि को पढ़ा होगा, जहां पर लगभग 1150-1200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी होती है। तो भारत में वो सूखे से सूखा क्षेत्र भी शामिल है और वो आर्द्र से आर्द्र क्षेत्र भी शामिल है। भारत के अंतर्गत फलोदी जैसे क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, और भारत के अंतर्गत कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रास की बात करते हैं, जो कि लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जहां का तापमान सर्दियों के अंदर -50 तक पहुंच जाता है। सियाचिन ग्लेशियर -58। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र है, इस कारण से हम लोग कहते हैं कि भारत में सभी प्रकार की जलवायु का सम्मिलित स्वरूप मौजूद है, और इन सभी को हम लोग औसतन रूप से कहते हैं कि भारत के अंदर वर्षा के आधार पर हम लोग मानसूनी, और गर्मी के अकॉर्डिंग यानी कि तापमान के आधार पर बात करते हैं तो उष्ण है। इस कारण से कहते हैं भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये एक मोटे मोटे रूप से जलवायु की एक सिंगल अगर लाइन में व्याख्या करनी हो तो यहां पर कह सकते हैं भारत की इस प्रकार की जलवायु है। ठीक है, अब आते हैं वापस से कि जलवायु कहते किसको है। बताओ कि जलवायु किसको कहते हैं और मौसम किसको कहते हैं। ठीक है, अल्पकालीन को मौसम और दीर्घकालीन को, दीर्घकालीन का क्या मतलब होता है? लगभग 30-35 सालों के दौरान अगर कोई कंटिन्यू चेंजेज आ रहे हैं तो हम लोग कहते हैं ये जलवायु परिवर्तन है ना। और अगर आज सुबह आप लोग यहाँ आए उस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, वापस से शाम को जाओगे तो वापस से है जो तापमान है वो कम हो जाएगा। तो ये मौसम के अंदर अचानक से जो बदलाव आया है इसको हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे या मौसमी परिवर्तन कहेंगे। अगर एक महीने के दौरान आप लोगों ने चेंजेस देखा कि सामान्यतः अपने यहाँ पर तो जून का महीना और मई का महीना बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लू चलती है, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कूलर वाले और एसी वाले बेचारे रो रहे हैं, दुकान वाले के यार जो खरीदारी की थी वो ऊपर बढ़ गई, कोई बिके ही नहीं। तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन है या मौसम परिवर्तन है? और अगर एक वर्ष के अंदर है जो कंटिन्यू 12 ही महीने कई बार बरसात होती रहती है तो वो क्या है, जलवायु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन? मौसम। कहने का मतलब यह है कि जो समय के आधार पर, समय की अवधि के आधार पर अगर शॉर्ट टर्म कंडीशंस होंगी, छोटे समय में, छोटे का मतलब है दिन की भी हो सकती है, सप्ताह की भी हो सकती हैं, महीने की भी हो सकती हैं, और साल और सालों की भी हो सकती हैं, लेकिन जलवायु से तात्पर्य हमेशा ये रहेगा लगभग औसतन 30 से 35 साल के दौरान यदि किसी क्षेत्र के अंतर्गत कोई प्रकार के कंटिन्यू वायुमंडलीय परिघटनाएं चेंज हो रही हैं तो हम लोग कहेंगे, जैसे आमतौर पर अपने यहां पर जो औसतन राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहां पर अपने यहां औसत वर्षा कितनी होती है? 57.5। कितनी होती है? 57.5 सेंटीमीटर वार्षिक होती हैं, इतनी होती हैं। और भारत में 118 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा औसतन भारत में होती है ये। ठीक है, तो इस बीच में अगर हम लोग ये कहें कि इस बार तो राजस्थान के अंदर लगभग कई जिले तो ऐसे हैं जहां उनकी औसत जो वार्षिक वर्षा होती है वो तो कोटा पूरा हो गया, वो कोटा पूरा हो गया, जो कि मानसून के आगमन से पहले। अभी तक तो मानसून राजस्थान में प्रवेश भी नहीं किया है। आमतौर पर राजस्थान में मानसून की जो एंट्री है वो 15 तारीख के आसपास होती है, लेकिन इस बार किसी कारणवश है वो मानसून है वो देरी से शुरू हुआ केरल तट से, और उसके बाद में जैसे अपने इधर के क्षेत्र में चक्रवात आया, तो चक्रवात आने के कारण अपने यहाँ जो तापमान का जो कंडीशन है, वो तापमान जो यहाँ सबसे अधिक होना चाहिए ताकि यहाँ लो प्रेशर का बेल्ट बने थार के मरुस्थल में, वो नहीं बना। इस कारण से वो जो मानसून था वो बीच रास्ते में भारत के आधे भाग में ही जाकर अटक गया। नेत्रोद्योगी को नहीं, बिना नेत्रेर थोड़ी जा सके। कहने का मतलब है कि वहां पर उसको मानसून को हर बार है वो थार का मरुस्थल इनवाइट करता है आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लो प्रेशर बेल्ट है, और लो प्रेशर बेल्ट जब यहां पर कमजोर हो गया, क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि थार के मरुस्थल में चक्रवात के कारण से यहां पर वर्षा हुई और यहां का तापमान है वो कम हो गया। तो जो कंडीशन, जिस स्पीड से यहां पर मानसून की दक्षिण पश्चिम शाखा को आना था,
वो यहाँ पर नहीं आई और बीच रास्ते में आ गई कि पता नहीं कि वहां पर बुलाया है कि नहीं बुलाया, कंफ्यूजन वाला कंडीशन है वो क्रिएट हो गया। तो इस कारण से बीच रास्ते में अटक गया। फिर जैसे जैसे अब ये यहाँ पे चक्रवात की परिस्थितियां वो सामान्य हो रही हैं, फिर मानसून की ये शाखा आगे की ओर बढ़ेगी और अपने यहां पर आएगी। कहने का मतलब अभी राजस्थान में एंटर नहीं हुई ना। तो अब आप लोग ये बताइए, क्या राजस्थान के अंदर औसत वर्ष और इस बार भी अच्छी बारिश हो जाएगी? चक्रवात से पहले भी हो गई, डुबो दिया, बाढ़ आ गई, सारी कंडीशन होगी। अगले साल मान लीजिए फिर से आ जाए, उससे अगले साल फिर से आ जाए, तो 2-3 सालों में इस तरह की कंडीशन आ जाए तो क्या आप लोग कहेंगे कि यहाँ की जो औसत वर्षा है वो 57.5 की जगह पर 70 की जाती है? होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लगभग 30-35 साल लगातार यदि यहाँ पे बारिश का रेशियो है वो लगातार बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद में हम लोग कहेंगे कि यहाँ की जो औसत है वो यहाँ ये नहीं है बल्कि ये होगी। तो ये कंडीशंस हैं। एक्चुअल में वैसे तो बढ़ तो रही हैं, हर साल बढ़ रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन कंटिन्यू नहीं बढ़ रही हैं। इस कारण से हम लोग यहाँ इसको जलवायु परिवर्तन है वो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटे रूप से आप लोग समझ चुके हैं कि जलवायु में और मानसून में, मौसम में क्या फर्क है। ठीक है, तो जलवायु की परिभाषा ये है, दीर्घकालीन वायुमंडलीय या मौसमी परिघटनाओं का, वायुमंडलीय या मौसमी परिघटनाओं का औसत, परिघटनाओं का औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मौसम की। मौसम क्या है? मौसम है अल्पकालीन। क्या है? अल्पकालीन वायुमंडलीय परिघटनाओं का योग। क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा अल मसूदी नाम के अरब ज्योग्राफर का। अल मसूदी सुना नहीं है नाम? अल मसूदी, इब्न हाकल, इब्न बतूता, कुछ ऐसे विशेष नाम आपने कभी सुने होंगे जो अरब ज्योग्राफर्स रहे हैं और अरब के भूगोलवेता और इतिहासकार रहे हैं। अल बरूनी है ना, कई बार इसकी किताब पूछते हैं, किताबुल हिंद, है ना। तो ये भारत के अंदर है जो इनका बड़ा योगदान है इस मानसून सिस्टम के अकॉर्डिंग। हाँ, क्या हुआ? तो देखिए, जब हम लोग यहां भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मैंने कल भी आपको कहा था कि ये जो मौसमी या मानसूनी जो सिस्टम है वो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तो भारत के दौरान होने वाले इस मौसमी परिवर्तन या फिर इस मानसूनी पवन तंत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसको सबसे पहले अल मसूदी ने, किसने? अल मसूदी ने भारतीय मानसून सिस्टम के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। ये वो ज्योग्राफर है, या यूं कहिएगा कि विश्व में अगर किसी ने मौसम के बारे में रिसर्च किए हों या विश्व को मौसम के बारे में जानकारी देने वाले थे तो वो सारे के सारे अरब भूगोलवेता ही थे। इससे पहले दूसरे जो यूनानी वगैरह को इनको पता ही नहीं था कि मौसम सिस्टम क्या है, मानसूनी सिस्टम क्या है, उनको नहीं पता था। तो ये लोग यहां आए, इन्होंने इस चीज को फील किया और विश्व के सामने इसको रखा कि ये होता है मौसम, ये होता है मानसून। तो इसके आधार पर अल मसूदी जो कि भारत की मौसम सिस्टम को बताने वाले थे, तो इस कारण से अल मसूदी को कहा जाता है भारतीय मानसून तंत्र का पिता। ठीक है, तो ये कहां के थे? अरब के थे। तो अरब के थे, तो इन्होंने इस पूरे सिस्टम को, जो मानसूनी परिवर्तन हो रहे हैं 6 महीने दक्षिण पश्चिम और 6 महीने उत्तर पूर्व जो पवनें चल रही हैं, इसके बारे में इन्होंने कहा कि ये क्या है? तो इन्होंने कहा ये मौसम है, ये मानसून है, जो कि इसके लिए इन्होंने एक शब्द दिया जो अरबी भाषा का शब्द था, इसका नाम था
मौसम। तो मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ या इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव, पवनों की दिशा में बदलाव या परिवर्तन, यही मौसम है, यही मानसून है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ये किससे बना है? अरबी भाषा के मौसम से बना है, और मौसम का शाब्दिक अर्थ होता है ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में बदलाव, और यही हो रहा है। गर्मियों में चल रही है दक्षिण पश्चिम से और सर्दियों में चलेगी उत्तर पूर्व से। ठीक है, तो ये सिस्टम देने वाले थे अरब ज्योग्राफर्स, और इसी कारण से भारतीय संदर्भ में बात करें तो अल मसूदी ने ये सिस्टम दिया था, इस कारण से इसको भारतीय मानसून तंत्र का पिता कहते हैं। अब आप लोग ये बताएंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैं तो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री तो आप पढ़ रहे हैं, आप लोग बताएंगे कि ये किसके टाइम में भारत में आया था? ये किसके टाइम में भारत में आया था? का भारत आया ही नहीं, वहीं से बैठा बैठे कह दिया कि भारत में ऐसे ऐसे हवाई चलती है। आया था? किसके टाइम में आया था? अरे वाह, ये प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय में आया था। लगभग 1914 से 44 के आसपास का जो टाइम था, सॉरी 914 से 44 के आसपास का टाइम था, इस दौरान ये है वो भारत के अंदर आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों। मैं 1900 लिखे थे, देखो के तो आया रहे। ठीक है, तो ये इसका एक नॉर्मली इसकी परिभाषा है। अब हम लोग इसके जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, उससे पहले ये 2 लाइनें लिख दो, बैठे बैठे हाथ जाम नहीं हो जावे ना। हेडिंग डाल दिया जलवायु। अब इसके अंदर जलवायु में भी जलवायु की पहले तो परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, हाँ, जलवायु की परिभाषा लिखिए। दीर्घकालीन 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 वायुमंडलीय दीर्घकालीन वायुमंडलीय या मौसमी परिघटनाओं के औसत को, दीर्घकालीन वायुमंडलीय या मौसमी परिघटनाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालीन वायुमंडलीय या मौसमी परिघटनाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। अगली लाइन में लिखिएगा, दीर्घकाल का क्या मतलब है? क्या कह रहे हो? वापस बोलूं? अच्छा, दीर्घकालीन वायुमंडलीय या मौसमी परिघटनाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। केठा ला रहे हो आको घणो की मैं की हो। हाँ, अब लिख दिया? ठीक है, और नीचे यहां लिखना दीर्घकाल, कोष्टक में लिख दो। दीर्घकाल का मतलब क्या है? 30 से 35 वर्ष, 30 से 35 वर्ष की अवधि, 30 से 35 वर्ष की अवधि। लिख दिया? नेक्स्ट लाइन में लिखिए मौसम के बारे में। मौसम, इसमें लिखिएगा, मौसम में लिखो किसी क्षेत्र की अल्पकालीन वायुमंडलीय परिघटनाओं का योग
मौसम कहलाता है। किसी क्षेत्र की अल्पकालीन वायुमंडलीय परिघटनाओं का योग मौसम कहलाता है। मौसम कहलाता है। लिख दिया? नीचे कोष्टक में लिखो अल्पकालीन बराबर करके लिखो। अल्पकाल का मतलब क्या है? अल्पकालीन का मतलब दैनिक यानी कि दिन का, दैनिक, मासिक अथवा वार्षिक अवधि, यानी कि एक दिन की, कुछ महीनों की या कुछ वर्षों की जो टाइमिंग होगी वो कहलाएगी अल्पकालीन। एक आप लोग पढ़ते हैं, एक इससे हटके एक सवाल पूछ रहा हूं। एक आप लोग पढ़ते हैं ऋण के बारे में, जो बैंकें ऋण उपलब्ध करवाती है ना, तो उसके अंदर भी एक यही टर्म आती है, अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। उसमें कितने साल होते हैं दीर्घकाल में? 30 से 35 साल तो नहीं होते। 30-35 महीने लेवणियों हल्टे रहो तो पसे बैंक पर डूबे, ऐसा तो नहीं होता। तो कितना टाइम होता है? कितना? नहीं, केवल 15 महीने। अल्पकाल का मतलब होता है 15 महीने के दौरान। अल्पकालीन होती हैं दीर्घ हैं 15 महीने से कम। 6 नहीं है, 15 माह होंगे। क्या 6 महीने लिखे? वाह भाई, अच्छा थे लोग। छोड़ो, हाँ ठीक है। और आइए अपन फालतू फालतू टॉपिक को छेड़ दिए है, कोई बात नहीं। हाँ वापस से आ जाओ इधर, ठीक है। जिसने जो लिखवाया वो सही है। ना ना, वो तो यही बता रही हूँ कि बैंकें जो ऋण उपलब्ध करवाती है वो अल्पकालीन का तात्पर्य होता है 15 महीने तक के लिए अगर कोई लोन देता है ना, तो उसको कहते हैं ये अल्पकालीन लोन है। इससे अधिक टाइम के लिए देंगे तो वो दीर्घकालीन होती है। जैसे रिको, राज सिको और राजस्थान वित्त निगम वगैरह, ये जो राज्य के अंदर हमारे यहाँ पे लोनिंग करती है ना उद्योगों के संदर्भ में, सामान्यतः मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात फैक्ट है। चलो आओ इधर, लिख दिया। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिएगा मौसम। मौसम शब्द की उत्पत्ति, मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के, मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई हैं। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई हैं। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई हैं, जिसका तात्पर्य ऋतुओं के अनुसार, जिसका तात्पर्य ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव से होता है। जिसका तात्पर्य ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव या परिवर्तन से होता है। ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन या बदलाव। लिख दिया? हाँ, फिर आगे लिखो भारतीय मानसून तंत्र के संदर्भ में, भारतीय मानसून तंत्र के संबंध में या भारतीय मानसून तंत्र के संबंध में सर्वप्रथम अरब भूगोलवेता अल मसूदी ने
भारतीय मानसून तंत्र के संदर्भ में या संबंध में सर्वप्रथम अरब भूगोलवेता अल मसूदी ने बताया था। इसलिए इन्हें भारतीय मानसून तंत्र का पिता कहते हैं। इसलिए इन्हें भारतीय मानसून तंत्र का पिता कहते हैं। अल मसूदी कई बार आता है, अल बरूनी में और मसूदी में आप लोग है वो कंफ्यूज हो जाते होंगे, है ना? नहीं होते हैं तो यहां से इस मां को पकड़ लेना मानसून से, ठीक है, याद रह जाएगा आराम से। तो ये हैं इसके अल मसूदी के बारे में, ठीक है। अब आगे एक लाइन लिखिएगा, लिखो भारत की जलवायु डैश करके लिखो। भारत में किस प्रकार की जलवायु है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अब इधर लिखना बंद कर दो। यहां पे हम लोग समझते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जलवायु के अंतर्गत हम लोग सामान्यतः किन किन बातों का जिक्र करते हैं या क्या चीजें पढ़ते हैं? सामान्यतः जलवायु के अंतर्गत हम लोग तापमान को पढ़ते हैं, यानी कि तापमान में क्या बदलाव आया, वायुदाब में क्या चेंजेज आया, वर्षा का परिवर्तन या वर्षा की मात्रा, ये पढ़ते हैं सामान्यतः 3-4 चीजें। और वनस्पति आदि, इन सबको सामूहिक रूप से हम लोग कहते हैं कि ये जलवायु हैं या जलवायु के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप लोग देखेंगे कि इस जलवायु को प्रभावित कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं। तो एक सिंगल, हालांकि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, या एक सिंगल स्पेलिंग से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लैंडफॉर्म्स, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप लोगों को इसकी इंग्लिश टर्म याद रखनी है, और इतने तत्व हैं जो कि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। न केवल भारत की, अपितु राजस्थान में भी बात करें, चाहे आप लोग कहीं पर भी बात करें, यही फैक्टर्स हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे नंबर 1, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, फिर नेक्स्ट एल्टीट्यूड। एटीट्यूड नहीं है, ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, या यूं कह सकते हैं उच्चावच। ठीक है, ऊंचे उठे भाग और नीचे उच्चावच। ठीक है, तो ये क्षेत्र है जो एल्टीट्यूड। एन का मतलब नियरनेस फ्रॉम सी। नियरनेस फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से
दूरी। समुद्र के तट से दूरी कितनी है? समुद्र से दूरी या निकटता डी, डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवनों की दिशा। एक एक को हम यहां पर और ज्यादा डिटेल करने वाले हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं ये फैक्टर्स कौन से हैं। पवनों की दिशा भी तो प्रभावित करती है या नहीं करती हैं? करती हैं। एफ, फॉरेस्ट यानी कि वनस्पति। ठीक है। ओशियन करंट, ओशियन करंट, समुद्री जलधारा। अब आप सोचोगे यहां भारत में कहां से आ गई हैं? होती है या नहीं होती हैं? आर का मतलब रेनफॉल, वर्षा, वर्षा की मात्रा। एम का मतलब माउंटेन, पर्वतों की स्थिति, है ना। माउंटेन यानी पर्वतों की स्थिति। और लास्ट में एस मतलब सोइल, मिट्टी। ये हैं वो तत्व जो मानसून को या फिर पूरे जलवायु सिस्टम को है वो प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब यहां पर मोटे मोटे रूप से हम लोग अगर बात करें तो यही फैक्टर्स हैं। एक एक को डिटेल करते हैं। तो आप लोग यहां देखेंगे कि सबसे पहले पहला कौन सा नाम आ रहा है? अक्षांशीय स्थिति। अब आप लोग बताएंगे कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को अक्षांशीय स्थिति कैसे प्रभावित करती है? अक्षांशीय स्थिति कैसे प्रभावित करती हैं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला तत्व या फैक्टर कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा? अक्षांशीय स्थिति। क्या होगा? अक्षांशीय स्थिति। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से ये है। अगर भारत की स्थिति ये न होकर भारत की स्थिति यहां पर होती, यानी कि 66.5 से 90 के बीच में होती, तो अपने यहां पर क्या इफेक्ट होता, क्या प्रभाव पड़ता? हमारे यहां पर कैसा मौसम होता? वर्ष पर्यंत ठंडा रहता। सारे के सारे जो एकदम वो व्हाइट कलर बुगलों की तरह होते हैं, और हो सकता है कि और ज्यादा ऊपर होते तो एस्किमो की तरह हम लोगों को भी वैसा ही खान पान और हाँ इग्लू के अंदर रहना पड़ता, है ना। तो कहने का मतलब वहां पर टुंड्रा प्रकार की जलवायु होती, ध्रुवीय जलवायु होती, तो वहां पर उष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनी प्रकार की जलवायु नहीं होती। ये का ये क्षेत्र मान लीजिए भारत की स्थिति वहां ना होकर भारत की स्थिति कर्क रेखा की जगह पर भूमध्य रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती, तो क्या होता? क्या होता? प्रतिदिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में बरसात होती। आप कोचिंग आ रहे होते तो उस दौरान है वो हमेशा है वो छाता लेकर ही आते कि कब बरसात हो जाए कब रुक जाए कोई अता पता नहीं है। दिल्ली की बरसात होती और आप लोगों को अभी जो कल्पना की थी बुगलों की तरह, उसकी जगह पर आप कोयल और, है ना, तो वैसे हो सकते थे। तो ये तो एक कल्पना के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है
कि अक्षांशीय स्थिति किसी भी क्षेत्र की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, तो यही कारण है कि भारत की स्थिति भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत का आधा क्षेत्र तो उष्ण कटिबंध में आता है और आधा क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में आता है। आधे क्षेत्र में तो वर्ष पर्यंत सामान्यतः 18 डिग्री से कम तापमान रहता है और आधे क्षेत्र में 18 डिग्री से ज्यादा तापमान रहता है। कभी भी कर्क रेखा का जो दक्षिण का, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, यहां पर तापमान 18 से नीचे सामान्य परिस्थितियों में नहीं जाता। यहां सर्दियां आती ही नहीं है, यहां पर सर्दियां नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। एक और फैक्टर जो आएगा, नियरनेस फ्रॉम सी, उसमें बात करेंगे। तो ये जो स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति है, यही किसी क्षेत्र की जलवायु को मुख्यतः पर सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। इसी के आधार पर तय होता है कि वहां पर तापमान कैसा होगा, वायुदाब कैसा होगा और बाकी के वर्षा इत्यादि का जो रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कल्पना जगत में गए और आप लोगों ने ये महसूस किया कि अगर हम लोग यहाँ पर होते भूमध्य रेखा पर तो हालत तो खस्ता होती है ना। और क्या कंडीशन होती, यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वनस्पति बहुत अधिक होती। और आप लोग ने अगर कभी विश्व की जलवायु प्रदेशों को पढ़ा है तो आप लोगों ने वहां पढ़े होंगे भूमध्य सागरीय या विषुवत रेखीय और ध्रुवीय अलग अलग प्रकार की जो जलवायु क्षेत्र होते हैं, उनकी विशेषताएं वहां अगर पढ़ी हो तो आपको पता होगा इसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो इस कारण से ये है, यहाँ जैव विविधता बहुत होती, जैव विविधता बहुत ज्यादा होती। और अपने यहाँ पर जो मकान है, घर है, वो ज्यादातर कहाँ होते, पेड़ों पे होते, आदिम जनजातियों के रूप में रहते। ठीक है, तो ये है अक्षांशीय स्थिति किसी भी क्षेत्र की जलवायु को इस तरह से प्रभावित करती है। आप यकीन मानिएगा, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये सब्जेक्ट यानी कि भूगोल, भूगोल आपके रहन सहन को, आपके पहनावे को, आपके रीति रिवाज को, आपके चाल चलन तक को प्रभावित करता है, पूर्ण रूप से निर्धारित करता है। अगर किसी के ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी रही है किसी के रही है, तो आप लोगों ने वहां पर एलन चर्चिल सैंपल को पढ़ा होगा, पॉसिबिलिज्म को पढ़ा होगा, यानी कि नियतिवाद को पढ़ा होगा। हाँ, वही नियतिवाद, वही पॉसिबिलिज्म यानी कि संभावनावाद, और वही आपका नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर। ये जो थ्योरीज आपने अगर पढ़ी हैं तो आपने वहां पर पढ़ी होगी कि कुछ भूगोलवेता ये मानते हैं कि जो हमारा जो खान पान सुबह दिन उगने से लगाकर अस्त होने तक का पूरा है वो नेचर के द्वारा है, वो डिसाइड होता है। और कुछ संभावनावादी जो भूगोलवेता थे, उन्होंने ये माना था कि नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रकृति क्या करती है, मानव बलशाली होता है, मानव अपने अनुसार है वो नेचर को चेंज कर सकता है। प्रकृति ने थोड़ी ना भूमि के अंदर से सोना निकाल के दिया था, प्रकृति ने थोड़ी ना लोहा निकाल के दिया था। ये तो मानव की खुद की एक कैपेसिटी थी कि उसने अपने दिमाग के बल पर है वो भूगर्भ से खनिज निकाल दिए और भी बहुत से ऐसे प्रयोग कर दिए जिसके सामने प्रकृति कुछ भी नहीं है। फिर क्या हुआ, प्रकृति ने भी कभी कभी चमत्कार दिखाए। प्रकृति ने भूकंप लाया, तो भूकंप से है वो मानव के द्वारा जो खानें खोदी गई थी, जो बड़े बड़े कंक्रीट के महल बनाए गए थे, वो एक ही सेकंड में ध्वस्त कर दिए। फिर लोगों के अंदर वैचारिक मतभेद हुआ। फिर कहा कि यार, एक साइड तुम कह रहे हो कि प्रकृति प्रबल है, एक कह रहे हैं मानव प्रबल है। फिर एक और कोई ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ टेलर नाम के एक ज्योग्राफर आए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत यह है कि प्रकृति अपनी जगह पर सही है और मानव भी अपनी जगह पर सही है। भाई, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करेगा तो मानव को नुकसान है, अगर तरीके से सस्टेनेबल, जिसको हम सतत विकास कहते हैं, वो करेगा तब तो चलता रहेगा। तो इस प्रकार से उसने एक मध्यम मार्ग दिया, बुद्ध की तरह, मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग। उसने कहा कि प्रकृति और मानव दोनों की अपनी अपनी अस्तित्व है, और इस कंडीशन को, इस थ्योरी को नव निश्चयवाद उसने दिया, और इस तरह से ये थ्योरीज आई। तो इस तरह से हम लोग, अगर मैंने कहा भूगोल कैसे प्रभावित करता है, यहां रहते तो आपके कपड़े अलग होते, आपके खान पान अलग होता, आपका है जो ओवरऑल जो दैनिक दिनचर्याएं होती हैं वो सारी अलग होती। यहां होते तब भी अलग होती और यहां है तब भी अलग है हर चीज। इसलिए ज्योग्राफी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, हमारे एक जीवन को गतिशील बनाने वाला सब्जेक्ट है।
ठीक है, जिसमें आप लोगों को हो सकता है आप आरएस और थानेदार बन भी जाओगे और हो सकता है अलग फील्ड में भी जाओगे, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा सिखाएगी। ये चीजें मानसून सिस्टम है वो आपको बहुत ज्यादा गैस करना, आइडिया लगाना सिखाएगा कि आप लोग है वो अंदाज लगा सकेंगे कि आज मौसम ऐसा है तो इसका कारण क्या है, आज बरसात नहीं हो रही है, आज इस मौसम में बरसात हो रही है तो क्या कारण है, सबसे पहले कहां से मानसून आ रहा है और कहां पर आएगा, ये सारा सिस्टम है वो आप लोग इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन, सर्वाधिक करने वाला कारक, और इस आधार पर भारत के अंदर आधा भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में है और आधा भाग उष्ण कटिबंध में है। क्यों है? क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इस कारण से। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 2, नंबर 2 उच्चावच। उच्चावच, उच्चावच की स्थिति, या यूं कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो पर्वत पठार मैदान हैं उसके संदर्भ में यहाँ बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे राजस्थान की जलवायु की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने, अक्षांश के अलावा राजस्थान को या राजस्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है तो वो है अरावली की स्थिति। क्या है? अरावली की स्थिति। अरावली, अगर अरावली की स्थिति राजस्थान में इस तरह से मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नहीं होती और वो हरियाणा सीमा पर होती तो राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल कभी नहीं बनता, राजस्थान में मरुस्थलीय दशाएं कभी नहीं होती। जहां हम लोग रह रहे हैं ये एक बहुत बढ़िया नवीन जलोढ़ मैदान हुआ होता। क्यों? क्योंकि राजस्थान की स्थिति इस तरह से राजस्थान में अरावली है और यहां न होकर ये अरावली अगर इस तरह से होती तो नदियां पूर्व के मैदान की तरह इधर चलती और संपूर्ण राजस्थान के अंदर कैसी कंडीशन होती? आर्द्र कंडीशन होती। ठीक है, तो ये अरावली के बारे में। तो इस प्रकार से हम लोग जब बात करते हैं इंडिया के संदर्भ में तो इंडिया के संदर्भ में भी अरावली और पश्चिमी घाट, जो कि हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों ने पश्चिमी घाट के अंतर्गत पढ़ा होगा कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा और पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती हैं, वहीं इसका पूर्वी भाग है जो वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में पीछे रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहां देखते हैं, यहां पर कौन से पर्वतीय क्षेत्र है? पश्चिमी घाट, और यहां पर अरावली। तो अरावली के संबंध में हम लोग कहते हैं इसकी उच्चावच की क्या कंडीशंस रहती हैं? तो यहां से अरब सागर की शाखा बिना बरसे चली जाती है, यही होता है, और वहीं इधर की ओर इससे टकराकर यहां बरसात करती हैं। ठीक है, और उच्चावच में कुछ भाग हैं जो ऊंचाई के क्षेत्र हैं। ऊंचाई मतलब कल हमने सामान्य ताप पतन दर की बात की थी, पढ़ी थी सामान्य ताप पतन दर। क्या होती है सामान्य ताप पतन दर? सामान्य ताप पतन दर क्या है? रेशियो क्या है इसका? 165 पे 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान है वो कम होता है। ये कहां होता है? क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में? क्षोभ मंडल में होता है। तो क्षोभ मंडल के अंतर्गत कहा जाता है कि क्षोभ मंडल में धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर निरंतर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में कमी आती है, या मोटे मोटे रूप से 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। ये है सामान्य ताप पतन दर। तो इस तरह से ये जो ऊंचाई या जो उच्चावच कैसे प्रभावित करता है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कहा कि अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती हैं, मान लिया
कि इसी जगह पर सेम अक्षांशीय क्षेत्र के ऊपर दो स्थान हैं। इसी जगह पर आप लोगों ने देखा, जैसे मैंने कल कोटा का उदाहरण दिया था, कोटा का जो औसत है ऊंचाई, कोटा की औसत ऊंचाई लगभग 450-500 मीटर है, क्योंकि वो क्या है, पठार में है। ठीक है, वहीं आप लोग यहां पर सिरोही क्षेत्र की बात करें तो सिरोही क्षेत्र का औसतन हम लोग कहते हैं कि लगभग ये आबू का पठार है वो 1200 मीटर से अधिक ऊंचा है। और हम लोग इसके अंतर्गत गुरु शिखर की तो बात करेंगे, अधिक ऊपर होगा, लेकिन एवरेज हम लोग यहां मान लीजिए 1200 मीटर की ही बात करें तो सिरोही जो कि 1200 मीटर के आसपास है और कोटा जो कि 500 मीटर की औसत ऊंचाई का क्षेत्र है, क्या दोनों का तापमान बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है। ये इस प्रकार से उच्चावच या ऊंचाई प्रभावित करती हैं कि एक ही अक्षांशीय क्षेत्र पर स्थित होने के बावजूद भी किन्हीं दो क्षेत्रों का तापमान है वो उनमें दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होगा, परिवर्तन होगा। ये उच्चावच या फिर ऊंचाई है वो तय करती हैं। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 3, नियरनेस फ्रॉम सी, यानी कि समुद्र से दूरी, समुद्र या समुद्र तट से नजदीकता, निकटता या दूरी। जैसे आप लोग ने यहां पर देखा होगा कि ये जो क्षेत्र हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र कहते हैं। ये तटीय क्षेत्र हैं, यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक तटीय क्षेत्र होते हैं जो समुद्र तट के निकट होते हैं। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा यहां समान प्रकार की जलवायु होती है, सम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु होती है? सम जलवायु होती हैं। और सम जलवायु का और भीतर का जो भाग है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग तटीय क्षेत्रों से आंतरिक भागों में जाएंगे वैसे वैसे इसके अंतर्गत विषमता बढ़ती जाएगी। क्या होता जाएगा? विषमता है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन इन तटीय क्षेत्रों पर कैसी रहेगी? सम रहेगी। अब सम और विषम में क्या चेंजेज है, क्या फर्क है इन दोनों में? आर्द्रता कम होती है, नहीं, और कुछ? सम और विषम में मैं अंतर पूछ रहा हूं, क्या है? अरे वाह रे वाह वाह, हम गणित में नहीं पढ़ रहे, हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी से आप लोग वो हिंदी पे चले जाते तो भी चल जाता, सम का मतलब समान कहते तब भी चल जाता, आप तो चले गए गणित में। ठीक है, तो देखिए इस आधार पर हम लोग बात करें तो ये जो समुद्र से दूरी के आधार पर हमारे यहाँ दो प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। एक है जिसको हम लोग कहते हैं सम जलवायु। कैसी जलवायु? सम। और दूसरी को कहते हैं विषम जलवायु। अब सम का मतलब होता है महासागरीय। कैसी? महासागरीय प्रकार की जलवायु। और विषम का मतलब होता है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। क्या होता है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। इसमें चेंजेज है तापांतर का, तापमान में जो अंतर होता है इसके आधार पर। जैसे सम का मतलब समान, औसतन इन क्षेत्रों का, तटीय क्षेत्रों का जो तापमान है वो समान बना रहता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन क्षेत्रों में सर्दियां आती ही नहीं हैं। औसतन 12 ही महीने यहाँ पर 18 डिग्री से तापमान है वो कभी भी नीचे होता नहीं है सामान्यतः। और इसका कारण है यहाँ की सम जलवायु। आप लोगों के अगर कोई जानकार रिश्तेदार कोई अगर कहीं पर भी यहाँ इन तटीय क्षेत्रों में, गुजरात में या कहीं पर भी तमिलनाडु में, केरल में रह रहे हैं, उनको पूछना, वो शायद कभी भी उन्होंने गर्मी के दौरान तो वो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ठंड के कपड़े यानी कि गर्म कपड़े कभी नहीं ले जाते, वो साथ में कंबले भी नहीं ले जाते होंगे। वो सारे के सारे हम लोग है वो उत्तर भारत वाले ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सर्दियां आती ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर सामान्यतः है वो कैसे तापांतर बहुत न्यून होता है, तापांतर न्यून पाया जाता है। कहां पर? सम जलवायु में। ठीक, और विषम जलवायु में तापांतर अधिक पाया जाता है, तापांतर अधिक पाया जाता है। जैसे जैसे आप लोग
इन तटीय क्षेत्रों से मध्य भागों की ओर आएंगे, वैसे वैसे इसके अंतर्गत तापमान में विषमताएं बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी। इसी कारण से आप लोग यहाँ इस मध्य भारत के क्षेत्र की ओर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तापांतर भी पाया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात जो आप लोग अभी बता रहे थे, आर्द्रता के अंदर भी परिवर्तन होगा। कैसे? तटीय क्षेत्रों पर है वो आर्द्रता अधिक होगी और मध्य भागों में आर्द्रता निरंतर कम होती जाएगी। ठीक है। ये फर्क किसके कारण पड़ा? ये समुद्र से दूरी के आधार पर। अपने राजस्थान के अंदर तापांतर अधिक है या कम है? अधिक है। क्या समुद्र के किनारे हम बैठे हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कैसी जलवायु है? विषम प्रकार की जलवायु। ठीक है। लगभग 350-400 किलोमीटर दूर है हमसे समुद्र का तटीय भाग, इस कारण से। उसके बाद में नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि पवनों की दिशा। पवनों की दिशा, पवनों की दिशा कैसे प्रभावित करती हैं? पवनों की दिशा कैसे प्रभावित करती हैं? आप लोगों ने जलवायु की एक सिंगल लाइन लिखी थी, उसमें आपने लिखा कि भारत के अंदर है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो ये मानसूनी क्या है? मानसूनी पवने हैं। मानसूनी पवने हैं जिनको हम लोग अस्थायी पवने कहते हैं। आप लोगों ने कभी भी ये पवन तंत्र पढ़ा होगा तो आप लोगों को जानकारी होगी शायद। मानसूनी पवनें क्या होती हैं? अस्थायी पवनें होती हैं। कैसी पवनें? अस्थायी पवनें होती हैं। स्थायी पवनें तो कल आपने तीनों पढ़ी थी, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पढ़ी थी। इसके अलावा अस्थायी पवनों का मतलब ये होता है कि ये समय के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। और आप लोगों ने स्थायी पवनों, सनातनी पवनों के बारे में पढ़ा कि ये वर्ष पर्यंत एक ही दिशा में एक ही रास्ते पे चलती हैं, यही पढ़ा था ना। लेकिन ये समय के अनुसार बदलाव करती हैं। जैसे गर्मियों में इसकी दिशा अलग, सर्दियों में दिशा अलग होती है या नहीं होती हैं? और अस्थायी पवनें कौन सी होती हैं? एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, जल समीर, स्थल समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर। ये भी क्या हैं? अस्थायी पवनें हैं। नाम सुने होंगे। तो उसी तरह से ये हमारी मानसूनी पवन है, अस्थायी पवन है। तो ये कैसे प्रभावित करती हैं? तो इससे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता कि ये मानसूनी पवनें ही हैं जो ग्रीष्म काल के दौरान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और ये ग्रीष्म काल में भारत के अंदर वर्षा लाती हैं। ठीक है। तो इनको हम लोग, इन पवनों को क्या कहते हैं? आर्द्र पवनें कहते हैं। कैसी पवनें हैं ये? आर्द्र पवनें हैं। वहीं दूसरा उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी पवनें जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, ये पवनें यानी कि उत्तर पूर्वी पवनें कैसी होती हैं? शुष्क होती हैं, सूखी होती हैं, जो यहाँ पर शीतकाल में चलती हैं। तो इस प्रकार से ये पवनों की दिशा है वो प्रभावित करती हैं कि अगर दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें चलेगी तो भारत में आर्द्र पवनों का आगमन होगा और भारत में वर्षा होगी। और जब ये उत्तर पूर्वी पवनें यानी कि शीतकाल में चलेगी तो इसको हम लोग मानसून का प्रत्यावर्तन कहेंगे, और जो कि शुष्क पवनों का उदाहरण है। ठीक है। फॉरेस्ट यानी कि वनस्पति। बताइएगा वनस्पति कैसे किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है? जहां वनस्पति कम होती हैं वे क्षेत्र शुष्क क्षेत्र होते हैं। जहां अधिक वनस्पति का आवरण होता है वो अपेक्षाकृत आर्द्र क्षेत्र होते हैं। जो वनस्पति विहीन क्षेत्र होते हैं वहां पर वाष्पीकरण अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन कम होता है। और जहां वनस्पति अधिक होती है वहां पर तापमान
कम होता है और जहां वनस्पति विहीन क्षेत्र होते हैं वहां तापमान अधिक होता है। हम लोग जब भी, आप लोग कोचिंग आते हो तो रास्ते के अंदर से यहाँ से आ रहे होते हैं ना, जब बस स्टैंड के सामने से, तो यहाँ से आते वक्त है वो पेड़ों की छाया मिलती है तो बड़े आराम से आते हो, है ना। और जब नहीं मिलती है तब ढूंढते हो कि कहाँ यार पेड़ है, उसके नीचे नीचे चले, है ना। तो तापमान में परिवर्तन तो सीधा सा यहाँ पर भी नजर आ रहा है, होता है कि नहीं होता है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, अभी आपने कहा वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण, जो दो नाम आए हैं, ये क्या चीजें हैं, इसके बारे में आप लोग बताइए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अब बताओ, इसके बारे में बताओ, ये क्या है, वाष्पीकरण क्या है। और और वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधे कैसे करते हैं, पेड़ पौधे कैसे वायुमंडल में भेजते हैं। कक्षा 7वीं री किताब रे महीनो दोयोरी परिभाषा शानदार दियोड़ी है, ठीक है, क्लास 7th में। देखो इन दोनों में एक मुख्य अंतर ये है कि वाष्पीकरण होता है खुला जल, जब खुला जल है वो सूर्य के तापमान के परिणाम स्वरूप गर्म होकर भाप बनकर वायुमंडल में पहुंचता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। खुला क्षेत्र केवल समुद्र नहीं होगा, समुद्र भी होगा, झील भी होगी और तालाब भी हो सकता है, और कोई भी क्षेत्र में आप लोग चाहे अपने छत के ऊपर कोई टब के अंदर पानी डाल के रख देंगे तब भी वो गर्मी से अगर ऊपर उठेगा तो वो भी क्या होगा, वाष्पीकरण ही होगा, ठीक है। और आप अपने गैस के ऊपर है वो पानी गर्म करेंगे, उसमें से भी अगर कुछ उड़ के ऊपर चला जाएगा वो भी क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, खुला जल होता है, खुले क्षेत्रों का जल होता है। और ये क्या होता है, ये पादपों के द्वारा यानी वनस्पति के द्वारा या पेड़ पौधों के द्वारा भूमि में उपलब्ध आर्द्रता या नमी को जड़ों के माध्यम से सोख कर पत्तों के माध्यम से जब वायुमंडल में रिलीज कर दिया जाता है तो इसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। फर्क क्या है, एक तो पादप के द्वारा हो रहा है वाष्पोत्सर्जन, और ये क्या है, ये तापमान के कारण, उच्च तापमान के कारण क्या हो रहा है, खुला जल है वो जा रहा है। तो इसी कारण तो वाष्पोत्सर्जन से बचने के कारण ही तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत वनस्पतियां अपने पत्तों को झाड़ देती हैं और कांटों में तब्दील हो जाती हैं, इसी कारण तो होती हैं। ये दोनों के अंदर चेंजेज है, ठीक है। तो फॉरेस्ट या वनस्पति कैसे प्रभावित करती हैं, आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत वनस्पति का अधिक आवरण होगा तो वहां का तापमान है वो अपेक्षाकृत कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं, मैं राजस्थान की बात करूं तो एक है कोटा और एक है झालावाड़, एक है झालावाड़। अब आप लोगों ने महसूस किया होगा कि झालावाड़ के अंदर है वैसे भी आर्द्रता भी सबसे ज्यादा है राजस्थान में, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहां पर वनस्पति भी अधिक हैं अपेक्षाकृत कोटा के। दोनों एक ही जगह पर स्थित होने के बावजूद भी झालावाड़ और कोटा के अंतर्गत 5 डिग्री का, लगभग 5 डिग्री की तापमान में परिवर्तन होता है। वो कारण क्या है कि झालावाड़ के अंदर क्या है, उच्च वनस्पति क्षेत्र हैं और कोटा के अंदर है वो खुला पठारी भाग है, इस कारण से यहां पर ये तापमान में परिवर्तन होता है। क्यों, वनस्पति के कारण, ठीक है। अब इसके बाद में ओशियन करंट यानी कि समुद्री जलधारा। समुद्री जलधारा कैसे किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं, किसी करती होगी, लेकिन हमारे यहां भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है वो बताओ। भारत के अंतर्गत भारत की जलवायु को क्या कोई समुद्री जलधारा प्रभावित कर सकती है, नहीं करेगी ना, करेगी। कौन सी, कौन सी करती है,
अरे बहुत बार आप लोग इस बारे में पढ़ते भी हो, लेकिन यहां पर आते ही आपके डब्बे गोल हो जाते हैं। अल नीनो व ला नीनो, तो ये क्या है? ये दोनों क्या चीजें हैं? जलधाराएं हैं। दोनों जलधाराएं हैं कि नहीं है? तो क्या इनका प्रभाव भारत के मानसून पर, भारत की जलवायु पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। आप लोग इसको पढ़ते हो तो कहते हो भारतीय संदर्भ में सकारात्मक या नकारात्मक? आधे कह रहे सकारात्मक, आधे कह रहे हो नकारात्मक। क्या है? ठीक है, और इसका सकारात्मक। ठीक है, अब कैसे होती हैं ये कंसेप्ट तो हालांकि हम लोग आगे बहुत ज्यादा डिटेल से इन दोनों को पढ़ेंगे कि ये क्या है। एक शॉर्टली मैं आपको बताता हूं कैसे इसका प्रभाव पड़ता है भारत की जलवायु पर। अब देखिए, अल नीनो की बात करते हैं तो एक्चुअल में अल नीनो क्या है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है, ठीक है, जो कहां चलती है? पेरू के तट पर। अब ये पेरू है कहां पर? कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। कहां है? दक्षिणी अमेरिका में। और लानिनो कहां चलती हैं? पेरू के तट पर। ये कैसी हैं? ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये भी कहां चलती हैं? पेरू के तट पर चलती हैं, वही दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र। अब देखिएगा इसका कैसे इफेक्ट होता है, मैं यहां सामान्यतः आपको यहां समझाता हूं। ये है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग यहां पर हैं भारत में, यहां है भारत और यहां है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है यानी कि दक्षिण अमेरिका का, ये कौन सा किनारा है? कौन सा किनारा है? पश्चिमी किनारा, ठीक है। यहां पर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर वापस से घूम फिर के यहां पर भी आएगा। कहां पर? यहां पर भी, ठीक है। हम लोग जब छोटे थे तो आप लोग भी इसी तरह से सोचते होंगे। पहले हम लोग ये सोचते थे कि प्रशांत महासागर दो है ना। जब छोटी क्लासों में थे ना तब यही सोचते थे कि प्रशांत महासागर कितने हैं? दो है, कि एक अमेरिका के पास में है और दूसरा यहाँ ऑस्ट्रेलिया और चाइना के इस साइड में है। आप लोगों ने भी ये सोचा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने उस समय तक ग्लोब को नहीं देखा था, हमने केवल मानचित्र देखा था। और मानचित्र जब देखते हैं तो मानचित्र कैसे होते हैं? या तो होते हैं आयताकार या होते हैं वर्गाकार। तो यहां पर इस मान एक्चुअल में ये कोई हकीकत पृथ्वी का ये फॉर्मेशन थोड़ा ही है, नहीं है ना। हकीकत में तो ग्लोब है पृथ्वी को यहां पर प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन इसको तो हमने ग्लोब के बाद में, ग्लोब से हमने प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से इनका निर्माण किया मानचित्रों का। तो इसके दौरान ये जो क्षेत्र है वो अलग अलग भाग हो जाते हैं इसके प्रशांत महासागर के, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसी कारण से। तो अब देखिए यहां का जो प्रशांत महासागर है और ये क्षेत्र है पेरू तट। क्या है? पेरू तट। यहां पर सामान्य परिस्थितियों में एक यहां पर जो जलधारा चलती है उसका नाम है पेरू जलधारा, या इसी को कहते हैं हम्बोल्ट की जलधारा। क्या बोलते हैं? हम्बोल्ट की जलधारा। और इसकी प्रकृति कैसी है? नहीं, ठंडी है। कैसी है? ठंडी जलधारा चलती हैं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में तो ये चलती रहती हैं। 3 से 5 साल के अंतराल के दौरान एवरेज रहता है, कई बार 3 साल से भी हो जाती हैं, कई बार 5 साल से भी। तो 3 से 5 साल के अंतराल के बाद में इसी पेरू के तट पर जहां हम्बोल्ट जलधारा चल रही है, इस जगह पर अल नीनो नाम की एक विशेष जलधारा का प्रवाह होता है। और यहां से जब ये अल नीनो चलती हैं तो इस तटीय क्षेत्र के अंतर्गत अल नीनो का आगमन होता है। तो अल नीनो कैसी थी? गर्म थी। अल नीनो कैसी थी? गर्म थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस जगह पर अल नीनो के पहुंचने से पेरू तट पर क्या परिस्थितियां बनेंगी? तापमान बढ़ेगा या घटेगा? ताप बढ़ेगा। और वायुदाब, वायुदाब क्या होगा?
कम होगा, यही होगा। और पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो यहां पर वायुदाब निम्न होने से क्या होगा, इस क्षेत्र की जो कंडीशन है, यहां की जो सामान्य परिस्थितियां हैं, वो यहां भी प्रभावित होकर यहाँ की जो आर्द्रता है, यहाँ की जो पवनें हैं, जो सामान्य परिस्थिति में अपने यहाँ पर आती हैं, जो मानसूनी पवनें, यहाँ से किस ओर आ जाएंगी, इस पेरू की और आकर्षित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया है। इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अधिक वर्षा हो जाएगी। वर्षा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या रहा, अपने हिंद महासागर के अंदर जो मानसून बनना था, जो यहां वर्षा होनी थी, वो यहां पर वर्षा क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका सकारात्मक प्रभाव रहा या नकारात्मक प्रभाव रहा, नकारात्मक रहा। तो इस प्रकार से हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में इसका प्रभाव है वो नकारात्मक होता है। इसके कारण से इन क्षेत्रों में अकाल और सूखे की कंडीशन है वो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में बनती है। किसके कारण से, अल्नीनो के कारण से। फिर दूसरी कंडीशन लानीनो। लानीनो अल्नीनो के बाद में आती है, और लानीनो एक ठंडी, कैसी है ये, ठंडी पवन है। यहां पर हम लोग बात करेंगे, लानीनो भी चलती कहां है, इसी पेरू के तट पर चलेगी। ये अल्नीनो के बाद चलेगी। जब अल्नीनो इफेक्ट डाउन हो जाएगा तो ये लानीनो चलना शुरू होती हैं, और उसके बाद में जब यहां पर ये आएगी तो यहां पर लानीनो में तापमान के अंदर कंडीशन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा और वायुदाब अधिक हो जाएगा। तो यहां सामान्य परिस्थितियां हैं वो बदलकर क्या हो जाएगी, यहां मानसून क्या हो जाएगा, अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। मानसून अधिक प्रभावशाली हो जाएगा और यहां वर्षा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसके दौरान, लानीनो के दौरान। तो लानीनो का इफेक्ट भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सकारात्मक, और अल्नीनो का नकारात्मक। कवास के अंदर जो बाढ़ आई थी ना, बस 2 मिनट, कवास में जो बाढ़ आई थी उसको लानीनो इफेक्ट ही बताया गया था कि लानीनो के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में मानसून है वो अधिक प्रभावशाली हुआ और यहाँ अधिक बारिश हुई, जिसका परिणाम हुआ कि जैसलमेर से नदियां बनकर कवास में आई और यहाँ पर बाढ़ की परिस्थितियां बनी। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट है समुद्री जल धाराओं का। और बाकी वाला है कल, और कल इनको पूरों को लिखेंगे भी साथ में। ठीक है,